सो लेक्चर नंबर 5। पेपर का नाम था हमारा कैप 06 मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। अभी तक हम एक टॉपिक पेस्टल कवर कर चुके हैं डिटेल में, दो उस पर अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। 5 फोर्सेस हम कवर कर चुके हैं, एक क्वेश्चन उस पर हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, और पोर्टर्स वैल्यू चेन हम कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन उस पर हमने कोई प्रैक्टिस नहीं किया अभी तक, ऐसी बातें हैं। चलिए आगे मूव होते हैं। हमने कोई बात की थी प्रीवियस लेक्चर में कि हम कवर कर रहे हैं क्या, बिजनेस स्ट्रैटेजी। ये जो मैनेजरियल एनालिसिस हमने करना है, ये क्यों करना है? बिजनेस स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस को मैनेज करने के लिए। और बिजनेस को मैनेज कैसे करना है? कंपटीशन को डील करते हुए। बिजनेस स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? हाउ टू डील विद कंपटीशन। क्यों? अगर हमारा कंपटीशन डील हो गया तो बिजनेस मैनेज हो गया, कंपटीशन डील नहीं हुआ तो बिजनेस मैनेज नहीं हुआ। और कंपटीशन को हमने कैसे डील करना है? एक प्रोसेस के थ्रू, जिसे नाम दिया जाता है स्ट्रेटजिक प्रोसेस, या इसे स्ट्रेटजिक प्लानिंग भी बोला जाता है। मीन हाउ टू मेक स्ट्रैटेजीज, हाउ टू फार्मुलेट स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजीज बनानी कैसे? तो स्ट्रैटेजीज कैसे बनानी है? थ्रू 3 इंटररिलेटेड सब प्रोसेसेस: स्ट्रेटजिक एनालिसिस, स्ट्रेटजिक चॉइस एंड स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन। और हम कवर कर रहे हैं स्ट्रेटजिक एनालिसिस, विच इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटजिक पोजीशन। स्ट्रेटजिक एनालिसिस विच इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटजिक पोजीशन, जिसका मतलब क्या है? टू एनालाइज करंट पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू एनालाइज करंट पोजीशन ऑफ द बिजनेस, या टू एनालाइज फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और उसके लिए हमें क्या करना है? पोजीशन को एनालाइज करने के लिए हमें परफॉर्म करना है इंटरनल एनालिसिस। मीन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हमें कुछ फैक्टर्स देखने हैं जो हमें पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। क्या देखना हमें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन? अपने रिसोर्सेज देखने हैं कि आइदर स्ट्रॉन्ग हैं या फिर वीक हैं। क्यों? स्ट्रॉन्ग है तो पोजीशन हमारी स्ट्रॉन्ग होगी, वीक है तो पोजीशन वीक होगी। तो अगर वीक है तो फिर हमने देखना है इनको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, वो बात की बात है। साथ हमने क्या देखना है? सिर्फ रिसोर्सेज नहीं, रिसोर्सफुलनेस भी। रिसोर्सफुलनेस का मतलब क्या था? यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, के हमारी रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन मीन हमारे मेथड्स जो हैं, हमारे डिपार्टमेंट जो हैं, हमारे ऑपरेशंस जो हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग हैं या नहीं है। क्यों? अच्छे रिसोर्सेज होना इनफ नहीं है, उनकी यूटिलाइजेशन भी अच्छी होना ज़रूरी है। बंदे अच्छे होना इनफ नहीं है, उनका यूटिलाइजेशन अच्छी होना ज़रूरी है। क्यों? अगर यूटिलाइज प्रॉपर नहीं हो रहे तो फिर भी क्या? इंटरनल स्ट्रेंथ या वीकनेस? वीकनेस। कैसे हमने इंटरनल एनालिसिस परफॉर्म करना है? हमारे पास कोई 2 मॉडल हैं। एक हमारे पास पोर्टर्स वैल्यू चेन मॉडल है कि हमने 5 प्राइमरी और 4 सेकेंडरी एक्टिविटीज के थ्रू इंटरनल एनालिसिस परफॉर्म करना है। मीन देखना है कि आइदर ये 5 प्राइमरी और 4 सेकेंडरी एक्टिविटीज स्ट्रॉन्ग हैं या फिर वीक है। मीन ये कोई वैल्यू एडिशन कर रही है नहीं कर रही, वैल्यू एडिशन मीन कोई कॉस्ट सेविंग कर रही है नहीं कर रही, कोई बेनिफिट प्रोड्यूस कर रही है या नहीं कर रही। या हम इंटरनल एनालिसिस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? हमारे पास एक रिसोर्स मॉडल भी है, और ये क्या होता है हमें नहीं पता, फ्यूचर में कहीं पे देखेंगे। पोजीशन को एनालाइज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनालिसिस ही नहीं, हमें परफॉर्म करना है एक्सटर्नल एनालिसिस भी। मीन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, तो वो भी हमने देखने हैं। एक्सटर्नल एनालिसिस आल्सो कॉल्ड environmental analysis, and a firm operate in 2 types of environment: industry environment and macro environment. इंडस्ट्री इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। हाँ, इंडस्ट्री इन्वायरमेंट को माइक्रो इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं। मैं माइक्रो इसलिए लिख रहा, क्यों? स्टूडेंट फिर माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स में चले जाते हैं, तो इकोनॉमिक्स नहीं, हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री एनवायरनमेंट मीन छोटा एनवायरनमेंट, अपनी मार्केट की हद तक फैक्टर्स को देखना, और मैक्रो बड़ा एनवायरनमेंट मीन पूरे कंट्री लेवल पे फैक्टर्स को देखना।
हाँ, अगर हमने इंडस्ट्री इन्वायरमेंट को एनालाइज करना है तो हमारे पास दो मॉडल हैं, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, मीन 5 फोर्सेस के थ्रू कंपटीशन को एनालाइज करना इन द इंडस्ट्री, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर और कंपैटिटिव राइवलरी। या हमारे पास एक और मॉडल भी है जिसे नाम दिया जाता है लाइफ साइकिल मॉडल। क्या होता है फ्यूचर में कहीं पे देखेंगे। हाँ, अगर हमने मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है तो हमारे पास दो मॉडल हैं, पेस्टल फैक्टर्स के थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं, या फिर हमारे पास एक मॉडल जो है वो पोर्टर्स नेशनल डायमंड मॉडल भी है, पोर्टर्स नेशनल डायमंड मॉडल। और ये नेशनल डायमंड मॉडल क्या है अभी हमें नहीं पता। सभी तक हम इंटरनल एनालिसिस का पोर्टर्स वैल्यू चेन कवर कर चुके हैं। एक्सटर्नल एनालिसिस में इंडस्ट्री इन्वायरमेंट को एनालाइज करने के लिए पोर्टर 5 फोर्सेस कवर कर चुके हैं, मैक्रो इन्वायरमेंट को एनालाइज करने के लिए पेस्टल कवर कर चुके हैं। अब अगर एग्जामिनर एक सिनेरियो में दे के नीचे रिक्वायर करे एनालाइज मैक्रो एनवायरमेंट ऑफ दिस बिजनेस, तो कौन सा मॉडल अप्लाई करेंगे? पेस्टल ओनली। मैक्रो एनवायरमेंट तो सिर्फ पेस्टल। एनालाइज इंडस्ट्री एनवायरमेंट, पोर्टर 5 फोर्सेस। एनालाइज इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ दिस बिजनेस, पोर्टर्स वैल्यू चेन। नहीं, एनालाइज एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ दिस बिजनेस या परफॉर्म एक्सटर्नल एनालिसिस ऑन दिस बिजनेस, तो 5 फोर्सेस भी पेस्टल दोनों तमहीद बांधते हुए एक्सटर्नल एनालिसिस आल्सो कॉल्ड एनवायरमेंटल एनालिसिस and a firm operating 2 types of environment, i.e. industry and macro. Industry environment can be analyzed using Porter 5 forces and macro environment can be analyzed using पेस्टल फैक्टर्स विच आर एज फॉलोज। उसके बाद बुडुम दोनों अप्लाई कर देंगे, मीन 5 और 6 11 हेडिंग दे देंगे। सो हमें अपने बिजनेस की पोजीशन को एनालाइज करने के लिए इंटरनल एनालिसिस परफॉर्म करना है। क्यों इंटरनल एनालिसिस परफॉर्म करना है? टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, मीन जो इंटरनल अच्छे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो क्या हैं? स्ट्रेंथ, और जो नेगेटिव फैक्टर हैं वो क्या है? वीकनेसेस। क्यों? इनकी बेस पर हमें पता चलेगा कि हमारी पोजीशन स्ट्रांग है या वीक है। स्ट्रेंथ ज्यादा है, वीकनेसेस कम है, तो पोजीशन स्ट्रांग है, बिजनेस अच्छी तरह से मैनेज हो रहा है। नहीं, वीकनेसेस ज्यादा हो गई हैं एज कंपेयर टू स्ट्रेंथ, तो पोजीशन वीक है, बिजनेस मैनेज नहीं हो रहा, ऑब्जेक्टिव मीट नहीं हो रहा। हमें कुछ करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? इन वीकनेसेस को खत्म करने की जरूरत है। अच्छे लोग नहीं है तो अच्छे लोग लाने की जरूरत है। कहां से? कंपैक्टर के। कैसे? नोट दिखा के, या एग्जिस्टिंग को ट्रेन करने की जरूरत है। अच्छी मशीनरी नहीं है, अच्छे एसेट मीन फिजिकल रिसोर्सेज नहीं है तो हमें वो लाने की जरूरत है। कैसे? इन्वेस्टमेंट करके। पैसा नहीं है तो लोन लीजिस पे भी लिए जा सकते हैं, या डिबेंचर इशू करके पैसा लाया जा सकता है, शेयर इशू करके पैसा लाया जा सकता है। अदरवाइज ये वीकनेस हमारा बिजनेस तबाह कर देंगे। सिर्फ ह्यूमन या फिजिकल रिसोर्सेज नहीं, हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी देखने हैं। नहीं अच्छे तो वो भी एक्वायर किए जा सकते हैं, लोन इंटरेस्ट पे लिया जा सकता है, शेयर इशू किए जा सकते हैं, या फाइनेंस था लेकिन प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हुआ। दिस मीन ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे पास जो बैठा है ये कोई डैश आदमी है जिसे रिप्लेस किया जा सकता है। इंडस्ट्री में और बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छे आ रहे हैं। क्या ख्याल है? तो देखना है फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे नहीं हैं तो क्या है? वीकनेसेस हैं, तो उनको चेंज करना है। अदरवाइज बिजनेस पोजीशन स्ट्रांग नहीं हुई तो ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होगा। पोजीशन को एनालाइज करने के लिए हमने एक्सटर्नल एनालिसिस भी परफॉर्म करना है। किस लिए? टू आइडेंटिफाई पॉजिटिव फैक्टर मीन अपॉर्चुनिटीज एंड नेगेटिव फैक्टर मीन थ्रेट्स। क्यों? ये कैप्चर नहीं की तो हमारा बिजनेस मैनेज नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता तबाह होता चला जाएगा। अगर सारी अपॉर्चुनिटीज कंपैक्टर कैप्चर कर गए तो कस्टमर फिर हमें मुंह नहीं लगाएगा। अगर हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, हम कोई नई इनोवेशन नहीं ला रहे, हम सब्स्टिट्यूट को प्रॉपर्ली compete नहीं कर रहे, तो कस्टमर हमारा लूज होते होते बिजनेस तबाह हो जाएगा। इसलिए हमें भी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ क्या करनी है? कैप्चर करनी है। इकॉनमी ग्रोथ में चल रही है तो हमें भी बिजनेस को और एक्सपैंड करना है। क्यों एक्सपैंड करेंगे? तो इकॉनमीज ऑफ स्केल मीट करेंगे ना,
और इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बेस पर हम कंपटीशन को डील कर सकेंगे। नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसमें इनोवेशन आई है, तो हमें भी वो अडॉप्ट करके कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव करनी है। अगर हमने नहीं, कंपैटर ने अचीव कर ली, तो क्या प्राइसेस पे उसे कम्पीट कर पाओगे? नहीं, तबाह हो जाओगे। और ये थ्रेट्स जो हैं इन्हें हमें अवॉइड करना है। कैसे? कुछ हरकतें करके। ये नहीं कि हमने इनको देखा ही नहीं तो ये अवॉइड हो गए, नहीं, ये अवॉइड नहीं होंगे। ये आके हमारा दरवाज़ा खड़काएंगे, चल भी बाहर आ। स्पेशली लॉ रेगुलेशन में जो चेंजेस आ रही हैं, क्यों हमने उनको कंप्लाई करना है? ये हम कहें कि नहीं हमने कुछ नहीं करना, बस दफ़ा दूर करो, तो ये दफ़ा दूर नहीं होंगे, ये आपके पास आएंगे और आके तंग करेंगे। इसलिए इनके पास आने से पहले हमने क्या करना है, इनकी कंप्लायंस इंश्योर कर लेनी है ताकि ये हमें आके तंग ना करें। लेकिन आप ये कहो कि नहीं हमने थ्रेट्स को बस देखना ही नहीं है, उससे अवॉइड हो जाएंगे, नहीं, उससे अवॉइड नहीं होंगे। इकॉनमी रिसेशन में चल रही है, वो नहीं हमने देखनी ही नहीं है, रिसेशन में चल रही है, नहीं, उससे लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है, तो आपकी सेल आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते तबाह हो जाओगे आप। तो आपको उसके लिए कोई कॉस्ट कटिंग करनी है, कोई बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं तभी वो स्टॉप करने, अदरवाइज वो प्रोजेक्ट इतना बड़ा लॉस आपके ऊपर बम बन के गिरेगा कि तबाह हो जाओगे। गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज कर दिया, नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, वो फर्क पड़ेगा। टैक्स नहीं पे करोगे, एफबीआर वाले बुला लेंगे आपको। ऑन टाइम पे नहीं करोगे, उसके बाद फाइन्स पेनल्टीज आप पे चार्ज हो जाएंगे, फिर भी पे करना पड़ेगा, वरना बिजनेस को आके ताला लगा जाएंगे। इसलिए हम बच नहीं सकते इससे। देखना है कि अगर ये चेंज हो रहे हैं, थ्रेट बन रहे हैं हमारे लिए, तो हमने उनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ करना है, फिर वो अवॉइड होंगे, उनको इग्नोर करने से अवॉइड नहीं होंगे। सो अगर हमें पता चला हमारी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, थ्रेट्स कम है, तो पोजीशन स्ट्रॉन्ग मीन ऑब्जेक्टिव मीट हो रहा है। क्यों? अपॉर्चुनिटीज हम कैप्चर करके और बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर थ्रेट्स ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज कम है, तो पोजीशन वीक है। क्यों? वो हमें अफेक्ट करेंगे ही करेंगे, अभी नहीं तो 1 साल बाद अफेक्ट करेंगे। इसलिए हमें कुछ ना कुछ करना है उन थ्रेट्स को अवॉइड करने के लिए। व्हाट इज मीन बाय अपॉर्चुनिटी? व्हाट इज मीन बाय अपॉर्चुनिटी? फैक्टर्स इन द एनवायरमेंट। अपॉर्चुनिटी क्या है? फैक्टर्स इन द एनवायरमेंट। कौन से? ये वाले या ये वाले? दैट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग इट्स कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। मीन वो फैक्टर्स हैं एनवायरमेंट में, या वो डेवलपमेंट्स हैं इन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट बोले इंडस्ट्री मार्केट में, दैट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज थ्रेट? फैक्टर्स इन द एनवायरमेंट दैट प्रिवेंट द ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग इट्स कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। ये दोनों क्या हैं? फैक्टर्स हैं। कहां पे? एनवायरमेंट में। जो हेल्प देंगे कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव मीट करने में, वो अपॉर्चुनिटीज हैं, और जो प्रिवेंट करेंगे कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव मीट करने में, वो क्या है? थ्रेट्स हैं। व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेंथ? व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेंथ? These are internal resources. These are internal resources that help the organization in achieving its corporate objective. मीन वो internal resources हैं जो आपका ऑब्जेक्टिव मीट करने में आपको हेल्प करेंगे। What is meant by weaknesses? These are internal resources that prevent the organization achieving its objective. जो हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने से हमें रोक रहे हैं, मीन हमारे मसले हैं, फड्डे हैं। क्या ख्याल है? तो वो फैक्टर्स इन द एनवायरनमेंट हैं, और ये इंटरनल रिसोर्सेज हैं जो हेल्प कर रहे हैं, वो स्ट्रेंथ हैं। जो हमें प्रिवेंट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव मीट करने में, वो क्या है? वीकनेसेस। दिस मीन हमें अपने बिजनेस की पोजीशन को एनालाइज करने के लिए इंटरनल एनालिसिस परफॉर्म करना है टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। एक्सटर्नल एनालिसिस परफॉर्म करना है टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। सिर्फ स्ट्रेंथ वीकनेसेस से हमारी पोजीशन एनालाइज नहीं होगी, सिर्फ अपॉर्चुनिटीज थ्रेट से हमारी पोजीशन एनालाइज नहीं होगी। पोजीशन को एनालाइज करने के लिए स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, चारों चीजें हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेंगी। सिर्फ इंटरनल एनालिसिस से पोजीशन का पता नहीं चलेगा, सिर्फ एक्सटर्नल एनालिसिस से भी नहीं पता चलेगा। दोनों एनालिसिस परफॉर्म करना पड़ेंगे बिजनेस को मैनेज करने के लिए। अपॉर्चुनिटीज आपने देख ली, लेकिन इंटरनल अगर है ही वीकनेसेस, कोई स्ट्रेंथ है ही नहीं, तो क्या अपॉर्चुनिटी भी कैप्चर होंगी? नहीं कैप्चर होगी। थ्रेट्स हमने देख लिए कि अवॉइड करने हैं, लेकिन वो अवॉइड भी तब होंगे जब आपके पास इंटरनल स्ट्रेंथ होंगी। अगर इंटरनल साथ वीकनेसेस भी हैं तो फिर थ्रेट्स अवॉइड नहीं होंगे। दिस मीन बिजनेस को मैनेज करने के लिए, पोजीशन को एनालाइज करने के लिए हमें क्या करना है?
ये चारों फैक्टर्स देखने हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस भी, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स भी। और अगर ये साइड, खब्बी साइड भारी है एज कंपेयर टू सज्जी साइड, तो पोजीशन स्ट्रांग है। और अगर सज्जी साइड भारी है एज कंपेयर टू खब्बी साइड, तो पोजीशन वीक है। हाँ, अगर दोनों पलड़े सेम है, पोजीशन गोइंग टू बी वीकर। वी नीड टू फोकस ऑन दीज वीकनेसेस एंड थ्रेट्स। इनको हमें फोकस करने की जरूरत है। क्यों? ये थोड़े से और भारी हुए तो तबाही हो जाएगी। दिस मीन पोजीशन को एनालाइज करने के लिए हमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों एनालिसिस परफॉर्म करने हैं। तो कितने मॉडल अप्लाई करने हैं? 3 मॉडल अप्लाई करने हैं। एक इंटरनल एनालिसिस का और एक्सटर्नल एनालिसिस के 2 मॉडल अप्लाई करना पड़ेंगे। क्यों? इंडस्ट्री, मैक्रो दोनों एनालाइज करने हैं। मीन अच्छा खासा काम करना पड़ेगा, इतना आसान काम नहीं है। लेकिन हम हैं पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी क्या चाहते हैं? शॉर्टकट, जुगाड़। तो पोजीशन को एनालाइज करने की एक जुगाड़, शॉर्टकट मेथड भी है। एक सिंगल मॉडल अप्लाई करके पोजीशन एनालाइज हो जाए। तो जुगाड़ क्या है? पोजीशन को एनालाइज करने के लिए हम डायरेक्टली पोजीशनिंग एनालिसिस भी कर सकते हैं, बजाय इसके कि इंटरनल एनालिसिस सेपरेट करें, एक्सटर्नल एनालिसिस सेपरेट करें। हम डायरेक्टली पोजीशनिंग एनालिसिस भी कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? एक सिंगल मॉडल अप्लाई करके, कॉल्ड स्वॉट। स्वॉट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। मीन सिर्फ 4 हेडिंग्स में हम फैक्टर्स आइडेंटिफाई करेंगे और पोजीशन एनालाइज होगी। हाँ, अगर हमने डिटेल वास्ट एनालिसिस करना है तो फिर हमें इंटरनल एक्सटर्नल सेपरेट एनालिसिस करना पड़ेंगे। हाँ, अगर हमने शॉर्ट वे में पोजीशन को एनालाइज करना है तो फिर हम क्विकली स्वॉट एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हम देखते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। माइंड में वही अंदर की अच्छी बातें स्ट्रेंथ में चली जाएंगी, अंदर की बुरी बातें वीकनेसेस में चली जाएंगी। हमारे पास अच्छा स्टाफ है, अच्छे क्वालिफाइड लोग हैं, ट्रेनिंग उनकी अच्छी हो रही है, उनके पास बड़ा नॉलेज एक्सपीरियंस है, तो ये क्या है? स्ट्रेंथ है। हमारे पास एडवांस मशीनरी है, टेक्नोलॉजी हमारी बड़ी अच्छी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हमारा बड़ा अच्छा है, तो ये क्या है? स्ट्रेंथ है। हमारे पास बड़ा इजाफी कैश पड़ा है, सरप्लस कैश पड़ा है, तो ये क्या है? स्ट्रेंथ है। वीकनेस, हमारा स्टाफ टर्नओवर हाई है। ये स्टाफ टर्नओवर क्या होता है? एम्प्लॉइज का आना जाना। बिजनेस के लिए अच्छा होता है, बुरा होता है? बुरा होता है। क्यों? इससे आपका बिजनेस डिस्टर्ब रहता है। क्यों? नए लोग आए, आपने उनको ट्रेन किया, जब उन्होंने बिजनेस को समझा, बिजनेस को चलाना शुरू किया, साथ ही छोड़ के चले गए। फिर अब नए लोग आएंगे, उनको फिर ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेनिंग में अच्छा खासा टाइम लगेगा। जब तक ट्रेन नहीं हो जाते तब तक वो अच्छा काम करने के काबिल नहीं है। तो स्टाफ टर्नओवर क्या है? इंटरनल वीकनेस है। हमारा स्टाफ एब्सेंटिज्म रेट हाई है। स्ट्रेंथ है, वीकनेस है? वीकनेस है। क्यों एब्सेंट रह रहे हैं? इनका शायद काम में दिल नहीं लग रहा। काम में दिल क्यों नहीं लग रहा? शायद काम इंटरेस्टिंग नहीं है, या इनको उतना रिवॉर्ड नहीं मिल रहा कि दिल लगा के काम कर सके। तो ये भी क्या? इंटरनल वीकनेस है। हमारे पास स्टाफ जो है वो पुराने बाबे बैठे हुए हैं, कस्टमर को हैप्पीली डील नहीं करते, कस्टमर कोई बात करता है आगे से काट लेते हैं उसे। इंटरनल स्ट्रेंथ है, वीकनेस है? वीकनेस है। हमारी मशीनरी बड़ी पुरानी है, उसकी वजह से उल्टा हमारा बिजली का बिल भी ट्रिपल आता है एज कंपेयर टू न्यू मशीनरी बिल। इंटरनल वीकनेस है। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत बुरी है। गियरिंग हमारी 80% है। व्हाट इज गियरिंग? डेट ओवर इक्विटी। डेट ओवर इक्विटी जितनी ज़्यादा है उतनी ही कंपनी हाई रिस्की है। मीन डेट आपका ज़्यादा है, इक्विटी आपकी कम है, कंपनी नियर टू इंसॉल्वेंसी है। तुम्हारी गियरिंग हाई होना क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस? वीकनेस है। हमारी करंट रेशो 1 से बिलो है। व्हाट इज करंट रेशो? करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, जो क्या शो करती है? आपकी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कितनी अच्छी है। 1 से अबव होना बहुत अच्छी है, 1 से बिलो होना बहुत गंदी है। क्या ख्याल है? ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बता रही है कि ठीक नहीं है हमारे पास, इन हमारी लायबिलिटीज ज़्यादा है, एसेट कम है। 1 से बिलो करंट रेशियो का होना का मतलब क्या है? एसेट
कम है, मीन नॉमिनेटर कम है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है। 1 से ज़्यादा होने का मतलब क्या, एसेट ज़्यादा हैं, लायबिलिटीज़ कम है, तो ये क्या होगी, इंटरनल वीकनेस। अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स हमें देखनी है आउटसाइड द बिजनेस। कैसे, दिमाग के अंदर वही पेस्टल 5 फोर्सेस फैक्टर को रखते हुए। पॉलिटिकल फैक्टर हमारी फेवर में है, गवर्नमेंट हमें सब्सिडीज ग्रांट्स दे रही है, हमारी इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज कर रही है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट इंक्रीज कर रही है, तो ये क्या है, नहीं, गवर्नमेंट हमारे बिजनेस के लिए टैक्स इंक्रीज कर रही है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट कम कर रही है, तो ये क्या होगा, थ्रेट। इकॉनमी, नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, इन्फ्लेशन रेट लो हो रहा है, इंटरेस्ट रेट लो हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, नहीं, नेशनल इनकम डाउन में जा रही है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है, इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक ने हाई कर दिया है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहले से हाई हो गया है, तो ये क्या बनेंगे, थ्रेट्स। सोसाइटी हमारी प्रोडक्ट्स को बड़ा प्रेफर कर रही है, नहीं, सोसाइटी हमारी प्रोडक्ट से हटके किसी और प्रोडक्ट की तरफ जाना शुरू हो गई है। हमारे टाइप के बिजनेस की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हमारे टाइप की टेक्नोलॉजी में कोई इनोवेशन ही नहीं हो रही, पिछले 10 सालों से कोई इनोवेशन नहीं हुई, थ्रेट है। लोगों का अबाउट एनवायरनमेंट जो अवेयरनेस है वो इंक्रीज हो गई है और हम उसे मीट नहीं कर रहे, थ्रेट है। लॉ रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते चले जा रहे हैं डे बाय डे, थ्रेट है। हमारी इंडस्ट्री में कोई नया जो है वो इन्वेस्टर एंटर हो गया है, क्यों, कोई बैरियर टू एंट्री एग्जिस्ट नहीं करते, थ्रेट है। नहीं, हमारी इंडस्ट्री में बड़े बैरियर टू एंट्री एग्जिस्ट करते हैं, लॉ रेगुलेशन बड़े कंपलसरी हैं, कोई मुंह उठा के आ नहीं सकता, हमारे पास कॉपीराइट है एक चीज़ का, हमारे अलावा कोई बना ही नहीं सकता। अपॉर्चुनिटी, हमारी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, हमारे पास सप्लायर बहुत ज़्यादा दुनिया में अवेलेबल है, नहीं, सप्लायर की प्रोडक्ट का हमारे पास अल्टरनेटिव ही नहीं है, हमारा एक मेजर कस्टमर है, हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे कंपैटिटर्स हैं, हमारी प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू कंपैटिटर यूनिक है। अपॉर्चुनिटी, तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स में हम इन फैक्टर्स को देखेंगे। समटाइम क्वेश्चन के अंदर कुछ फाइनेंशियल डाटा भी दिया होता है, कौन सा डाटा, फाइनेंशियल डाटा, उसको ऑलवेज हम स्ट्रेंथ वीकनेस में डिस्कस करेंगे, कभी भी अपॉर्चुनिटी या थ्रेट्स में डिस्कस नहीं करेंगे। कंपनी की सेल ग्रोथ जो है वो पहले थी 10%, अब हो गई है 15%, ये क्या है, स्ट्रेंथ कहाँ पे डिस्कस करेंगे, स्ट्रेंथ वीकनेसेस में, कि कंपनी कस्टमर को अट्रैक्ट कर रही है, जब ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी। कंपनी का जीपी मार्जिन पहले से कम हो गया, वीकनेस है कि कंपनी क्या कर रही है, सपोज फिक्स्ड कॉस्ट को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पा रही। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन पहले से कम हो गया, कंपनी की वेजेस एंड सैलरी एक्सपेंस जो है वो पहले से इंक्रीज कर गई हैं, वीकनेस है। करंट रेशियो जो है वो पहले से डाउन हो गई है, गियरिंग हाई है, कंपनी के पास अपने ऑन्ड एसेट्स हैं काफी सारे, स्ट्रेंथ है। कंपनी के पास सरप्लस कैश पड़ा है, कंपनी का प्रॉफिट पहले से इंक्रीज कर गया है। मीन फाइनेंशियल डाटा हमने ऑलवेज कहाँ पे डिस्कस करना है, स्ट्रेंथ वीकनेसेस में, कभी भी इसको अपॉर्चुनिटीज या थ्रेट्स में डिस्कस नहीं करना। क्लियर होती है बात। सो अगर एग्जामिनर कह दे मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करें, तो कौन सा मॉडल अप्लाई करोगे, इंडस्ट्री एनवायरनमेंट को एनालाइज करें, इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करें, नहीं, कंपनी की पोजीशन को एनालाइज करें, सो व्हाट, जिसमें हम 4 फैक्टर्स देखेंगे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। इन 4 हेडिंग आएंगी हमारे आंसर में, ऊपर तमीद बांध देंगे। पोजीशन कैन बी एनालाइज यूजिंग SWOT analysis, i.e. strength, weaknesses, opportunities, threats, which are as follows। उसके बाद बड़ूम 4 हेडिंग देके अप्लाई कर देंगे। एक स्कूल है जिसका नाम है राय स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, जानते हो आप इसको, नहीं जानते, इसके ऊपर प्लीज मुझे SWOT अप्लाई करके दे देंगे। कॉपी पेन निकालें, गुड लक एवरीबॉडी। राय स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, जितना को भी आप इसके बारे में जानते हो प्लीज़ इसके ऊपर मुझे SWOT अप्लाई करके दे दें। इसकी स्ट्रेंथ लिख दें, इसकी वीकनेसेस लिख दें, अपॉर्चुनिटीज़ लिख दें और थ्रेट्स लिख दें।
पहले वीकनेस से स्टार्ट कर लो, एक बहुत लंबी लिस्ट निकल आएगी। Strength, weaknesses, opportunities, threats. अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स में आप अटकोगे तो क्या करना है, पेस्टल और 5 फोर्सेस फैक्टर को माइंड में लाना है। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट इसकी प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट, इसकी प्रोडक्ट क्या है सीए, उसका सब्सटीट्यूट क्या है, बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, सप्लायर में टीचर्स फैकल्टी भी आ जाएगी, बारगेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, कस्टमर कौन हो आप लोग, कंपैटिटिव राइवरी, कंपैक्टर इंस्टीट्यूट, पेस्टल फैक्टर्स, गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस, इकोनॉमी का इन्फ्लुएंस, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल शायद इतना नहीं होगा, इकोलॉजिकल शायद नहीं आएगा, लीगल फैक्टर्स, आई कैप पॉलिसीज। स्ट्रेंथ देखो शायद कोई मिल जाए, आपके कॉलेज में होने की कोई रीज़न तो होनी चाहिए ना, कोई तो स्ट्रेंथ होगी जिसकी वजह से आप कॉलेज में हो। हाँ, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। वीकनेस के कॉलम में जाओगे तो आपका पेन रुकेगा ही नहीं, जगह कम पड़ जाएगी।
जी हाथ रुक तो नहीं गया? चलिए मिलके देखते हैं, कोशिश करते हैं देखने की स्ट्रेंथ क्या हो सकती है। फैकल्टी आप कह सकते हो, एक इस क्लास का टीचर छोड़ के बाकी कॉलेज के टीचर बहुत अच्छे हैं। और कोई स्ट्रेंथ? स्टडी मटेरियल आप कह सकते हो, बुक कह सकते हो कि अच्छी हैं। क्या ख्याल है? एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस, पूरे पाकिस्तान में लोग ये बुक्स पढ़ते हैं। टेस्टिंग सिस्टम अच्छा है, कह सकते हो आप, टेस्टिंग सिस्टम अच्छा है। ऑनलाइन सिस्टम अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर्स, एज कम्पेयर टू अदर्स। क्या ख्याल है? एज कम्पेयर टू अदर अच्छा है। लाइक आपको क्लासरूम ही रिकॉर्ड करके दिया जा रहा है, वहाँ पे वो स्क्रीन के ऊपर ही बस इतनी सी पिक्चर बंदे की आ रही होती है, कोई एक्सप्रेशन ही साथ आ रहे होते। अदर्स में साथ बंदे की पिक्चर्स भी नहीं आ रही होती, सिर्फ आवाज़ आ रही होती है। क्या ख्याल है? तो कहा जा सकता है कि ऑनलाइन सिस्टम यूनिक है एज कम्पेयर टू अदर्स। हाँ, सो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो थोड़ा सा डिस्टिंक्टिव है। और अवेलेबिलिटी मीन लोकेशन ठीक है, ऑन द रोड है, कहीं अंदर नहीं आपको चल के जाना पड़ता, मीन इजी लोकेशन है। चलें जी, कह सकते हैं हम लोकेशन भी अच्छी है। गुडविल भी आ सकती है कि गुडविल मीन रेप्यूट अच्छी है, रेप्यूट अच्छी है, रेप्यूट अच्छी है। एक फेसबुक पेज को छोड़ के देखा जाए, सिर्फ एक फेसबुक पेज को छोड़ के देखा जाए तो क्या रेप्यूट अच्छी है? वो फेसबुक पेज क्यों एंटी है? वो क्योंकि वो लोग राई से निकाले गए थे जिनका वो पेज है, इसलिए वो एंटी है। सो कह सकते हैं हम कि रेप्यूट अच्छी है, गुडविल जो है वो अच्छी है। और कोई स्ट्रेंथ आपको नजर आती हो? चलें वीकनेसेस की तरफ आते हैं। व्हाट आर द वीकनेसेस? हाँ, मैनेजमेंट का इशू है जी, मैनेजमेंट कोऑपरेटिव नहीं है, एटीट्यूड उनके अच्छे नहीं है। क्या ख्याल है? शायद प्रॉपर ट्रेंड नहीं है, उनको पता नहीं है कस्टमर को कैसे डील करना है। आप सर्विसेज दे रहे हो, गुड्स नहीं बना के प्रोड्यूस कर रहे। सर्विसेज में आपकी कस्टमर डीलिंग भी अच्छी होना ज़रूरी है, कस्टमर को हैप्पीली फेस करना ज़रूरी है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। कस्टमर ही आपका ब्रेड एंड बटर है, ये कस्टमर है तो आपकी जॉब है, ये कस्टमर नहीं है तो आपकी जॉब भी नहीं है। क्या ख्याल है? इसलिए कस्टमर को वैल्यू देनी चाहिए। मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। और कैंटीन अच्छी है, कैंटीन अच्छी है? नो, कैंटीन अच्छी नहीं है, हमें वहाँ पे आलू वाले समोसों के अलावा और कोई चीज़ खाने को मिलती नहीं है। लाइब्रेरी नहीं है जी, हमारी लाइब्रेरी अगर है भी तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, स्पेस नहीं है वहाँ पे। हमारे पास गर्ल्स कॉमन रूम अच्छा है, कॉमन रूम ठीक है? नहीं, कंजस्टेड है, स्मेली है, वहाँ से स्मेल आ रही होती है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। अभी सर्दियों में तो शायद गुजारा हो जाएगा, गर्मियों में वहाँ पे बैठना मुहाल हो जाता है। क्या ख्याल है? और पार्किंग एरिया ठीक है? नहीं, पार्किंग जो है वो भी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, बल्कि अब तो वहाँ पे बाइक खड़ी नहीं होती, हमारी बड़ा औखा हो जाता है। और कोई स्पोर्ट्स एरिया नहीं है हमारे पास, कोई स्पोर्ट्स अदर एक्टिविटीज़ नामी चीज़ है ही नहीं। हमारी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है, बस कॉलेज जाओ, क्लास में बैठो, पढ़ो और जाओ। क्या ये ज़िंदगी है? हमारे जो क्लास फेलो पुराने यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या वो स्टेटस पिक्चर्स वीडियोस लगाते हैं, हम देख के परेशान हो जाते हैं कि अच्छा ऐसे भी पढ़ाई होती है साथ साथ। सो अदर एक्टिविटीज़ जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। और माहौल, आप एनवायरनमेंट आप समझते हो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है, दिस इज गर्ल्स वे, दिस इज बॉयज वे। नो कुड़ी मुंडा सिट और स्टैंड टुगेदर इन द कॉलेज प्रीमिसेस। इज इट स्ट्रेंथ और वीकनेस? स्ट्रेंथ है। और मैंने कई पेरेंट्स को अपनी
बेटियों को स्पेशली इस कॉलेज में इस माहौल की वजह से भी एडमिशन दिलवाते देखा है। तो ये हम क्या कहेंगे, रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट। रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट जो है ये भी क्या है, हमारी स्ट्रेंथ है। क्या ख्याल है? क्योंकि ये एनवायरनमेंट नहीं देंगे तो ये बच्चे कई पिंडों से आए होते हैं, पहली दफ़ा लड़की देखते हैं यहाँ पे आके, और पता नहीं इनके दिमाग में क्या चीज़ें सवार हो जाती हैं, सीए गया भाड़ में, ये यहाँ पे पता नहीं क्या देखने आ रहे होते हैं। इसलिए इन्वायरमेंट थोड़ा स्ट्रिक्ट देना पड़ता है। ठीक हो गया। और कोई वीकनेस और क्या है? बिल्डिंग, रेंटेड बिल्डिंग, और साथ प्रॉपर स्पेस भी नहीं है, स्पेस का भी इशू है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है बिल्डिंग। क्या ख्याल है? प्रेयर एरिया ठीक है आपका? नहीं, प्रेयर एरिया है ही नहीं। नहीं, पूरी छत दी हुई है यार आप लोगों को, लेकिन प्रेयर एरिया चले माना ठीक नहीं है, फीमेल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या ख्याल है? इनको तो कॉमन रूम में लड़कियों को साइड पे करके नमाज पढ़ना पड़ती है, वो भी पढ़ेगी तो ठीक है, वरना जाके हॉस्टल में ही पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं हो सकती। सो प्रेयर एरिया ठीक नहीं है। और वॉशरूम का इशू है, ठीक है जी, वॉशरूम भी हमें साफ नहीं मिलते, स्मेली गंदे वॉशरूम मिलते हैं। और कोई वीकनेसेस हो? क्लास का ये हीटिंग कूलिंग सिस्टम ठीक है, सीटिंग कैपेसिटी ठीक है, चलें एनवायरनमेंट हमने कहा जी ठीक है। मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन, ये ले शहबाज को भी लिख देते हैं। फ्रंट ऑफिस, चलें फ्रंट ऑफिस हम दोबारा से लिख देते हैं जी। फ्रंट ऑफिस जो है वो कोऑपरेटिव नहीं है, एटीट्यूड उनका अच्छा नहीं है, लेकिन अब थोड़ा बेहतर हो रहा है, अब इम्प्रूवमेंट आएंगी। आज आप जाते हुए फ्रंट ऑफिस एक चक्कर लगा के जाना, आपको मेजर डिफरेंस फील होगा। ठीक हो गया। आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ रही है, कोऑर्डिनेशन से भी अब आपका वास्ता पड़ेगा, तो वहाँ पे भी अब बेहतरी आ रही है। मीन जो वीकनेसेस थी वो मानने वाली हैं, हाँ उनको इम्प्रूव किया जा रहा है। अब आगे अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ, पेस्टल से पकड़ते हैं पहले। पॉलिटिकल फैक्टर फेवर में है या अगेंस्ट हैं, तो ऐसा पॉलिटिकल का कोई इशू, कोई लिंक है ही नहीं। ठीक हो गया। इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, इकॉनमी रिसेशन में चल रही है, लोगों की परचेजिंग पावर कम हुई है, ड्यू टू कोरोना भी कम हुई है, तो लोगों की फ़ी पेइंग कैपेसिटी जो है वो आपकी रेवेन्यू को अफेक्ट कर सकती है। क्या ख्याल है? सो इकॉनमी जो है वो एक थ्रेट है आपके लिए, अगर और डाउन में जाती गई तो अपॉर्चुनिटी थ्रेट है, थ्रेट है इकॉनमी आपके लिए, क्या है? थ्रेट है कि अगर और डाउन में चली गई तो लोगों की परचेजिंग पावर ना रहने की वजह से, फीइंग कैपेसिटी ना रहने की वजह से आपका कस्टमर अफेक्ट हो सकता है, आपको फीसिस रिड्यूस करना पड़ सकती हैं। सोशल फैक्टर, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों? लोगों के पास डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने तो तीसरी कोई ऑप्शन ही नहीं नज़र आ रही, तो पीछे क्या, तो सीए कर लेना। तो सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, सोसाइटी का जो चार्म है, प्रेफरेंस है, वो सीए की, आपकी प्रोडक्ट की बनना शुरू हो गई है। क्या ख्याल है? तो सोशल फैक्टर क्या है? पॉजिटिव है। क्यों? नीचे मैट्रिक एफएससी लेवल पे मार्क्स लेना अब इतना इजी हो गया है कि पहले कम लोग डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए आते थे, अब बहुत ज़्यादा बनने के लिए आना शुरू हो गए। स्पेशली अभी सारे पास हो, फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं दिए, सेकंड ईयर में आपने क्या करना है, 3 पर्चे देने हैं, और उसके बाद आपका एफएससी हो गई 3 पर्चों से। क्या ख्याल है? और जिसने 3 पर्चे दिए उसने तो अपने माँ बाप को यही कहना, मैं तो बड़ा बम स्टूडेंट हूँ क्लास का, मैंने डॉक्टर इंजीनियर बनना ही बनना है, तो सारे फिर डॉक्टर इंजीनियर बनने आएंगे। और इसी जो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा, सारे तो नहीं ना बनेंगे, ना इस काबिल हैं, तो फिर लोग उन्हें मशवरा क्या देंगे, तो वाकई पढ़ने वाला है, तो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना तो तू सीए करना। क्यों? सारे जाते ही उधर ना। सोशल फैक्टर पॉजिटिव है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है,
प्रेफरेंस जो है वो लोगों की चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन की आ गई, मीन आपकी प्राउड की आ गई है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर यस, एक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसे आप जो है वो और ज़्यादा बेहतर जो है वो तरीके से अडॉप्ट करते हुए, कोई कॉस्ट एफिशिएंसीज अचीव करते हुए और ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ दे के कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हो। क्या ख्याल है? जिसमें ऑनलाइन क्लासेस एक टेक्नोलॉजी यूज़ हो ही रही है। इकोलॉजिकल फैक्टर नहीं अफेक्ट करेगा। लीगल फैक्टर, आई कैप की पॉलिसीज, आई कैप की कुछ पॉलिसीज़ हैं, आई कैप की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कॉलेज को अफेक्ट करती रहती हैं टाइम बाय टाइम, जिसमें आपको रैट स्टेटस मेंटेन रखने के लिए कुछ स्कोर जो है आई कैप का वो फुलफ़िल करना होता है। वो स्कोर अगर आपने फुलफ़िल नहीं किया तो आपका रैट स्टेटस जो है वो कैंसिल भी हो सकता है, और वो कैंसिल होने से मेजर इम्पैक्ट आता है आपके रेवेन्यू पे। तो वो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्वार्टर 5 फोर्सेस में अगर हम जाएं, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हाई है या लो है? क्या कोई सिर्फ पैसे से आके कॉलेज खोल के आपको compete कर सकता है? नहीं। अगर ऐसे होता तो कुछ छोटे छोटे कॉलेजेस जो हैं वो भी भरे हुए होते, चल रहे होते। अगर ऐसा होता तो कनकोडिया सीए बंद ना करता। क्यों? जितना पैसा उनके पास है बीकन हाउस के पास शायद किसी के पास नहीं है। क्यों? सिर्फ पैसे से नहीं, फैकल्टी से ही ये कॉलेज चलना है, पैसे से नहीं चलना। पैसे से चल रहा होता, फैकल्टी के बिना चल रहा होता तो CFE कैप्स ये भरे हुए होते अब, लेकिन नहीं, फैकल्टी ना होने की वजह से नहीं चल पा रहे। तो क्या है? बैरियर टू एंट्री है। क्या है? बैरियर टू एंट्री मीन अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स क्या है? लो है। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हाई है या लो है? सब्स्टिट्यूट क्या है आपकी प्रोडक्ट के? आपकी प्रोडक्ट है मेन CA, सब्स्टिट्यूट क्या है? ACCA नहीं रहा, ICAEW यहाँ पे पेपर ही नहीं होते, उसके फाइनल 2 के अलावा नहीं चल सकता। अदर सब्स्टिट्यूट्स क्या है? डिग्रीज, MCOM है, MBA है, BCom है, BSc है, तो नहीं, उतनी वहाँ पे अश्योरिटी नहीं है कि जॉब मिलेगी जितनी यहाँ पे अश्योरिटी है। क्यों? यहाँ पे क्वालिफिकेशन के दौरान ही आप जॉब पे लग गए। क्या ख्याल है? तो वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी नहीं है कि क्वालिफिकेशन करने के बाद आपको वाकई ही जॉब मिलेगी। तो एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूट आपकी पोजीशन क्या है? स्ट्रॉन्ग है। मीन थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या है? लो है। तो ये भी क्या बना आपके लिए? सब्स्टिट्यूट। ACCA सब्स्टिट्यूट है, लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट अब नहीं जा रहा। क्यों? उतनी अश्योरिटी वहाँ पे भी जॉब की अब नहीं है जितनी यहाँ पे है। क्यों? ये तो आपकी क्वालिफिकेशन ही तब कंप्लीट होनी है जब आप जॉब पे लग जाओगे। क्या ख्याल है? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, सप्लायर कौन है? टीचर्स, फैकल्टी। हाई है या लो है? हाई है। क्यों? हर कॉलेज की कोशिश है इनको खींचो अपनी तरफ, खींचो अपनी तरफ, खींचो। और ये टीचर क्यों पढ़ा रहे हैं? शौक शुक किसी का नहीं है, पैसे के लिए पढ़ा रहे हैं। ठीक हो गया? शौक शुक किसी का नहीं है, पैसे के लिए पढ़ा रहे हैं। जो कॉलेज ज़्यादा पैसे देगा टीचर्स वहाँ पे चले जाएंगे। ये कॉलेज हमें ज़्यादा पैसे दे रहा है तो हम यहाँ पे टिके हुए हैं। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर क्या है? स्ट्रॉन्ग है। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर स्ट्रॉन्ग है। आप अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते, सप्लायर्स की मनमर्जी आपको देखना पड़ेगी। वो क्या चाहते हैं, क्या फैसिलिटीज़ चाहते हैं, वो आपको फोकस करना पड़ेंगी। तो ये क्या है? सप्लायर पावर जो है वो हाई होना आपके लिए थ्रेट है। कभी भी मूव हो गए तो कॉलेज गया। क्या ख्याल है? बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर हाई है या लो है? लो है। क्यों लो है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कह सकते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से कस्टमर बार्गेनिंग पावर लो है। क्या ख्याल है? राइज में क्यों हो? कुछ चीज़ तो ऐसी होगी ना जो आपको राइज में मिल रही, कहीं और नहीं मिल रही। तो ये क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर क्या है? लो है। कस्टमर को शायद स्विचिंग कॉस्ट हाई बेयर करना पड़ती है कहीं और जाके। क्या ख्याल है? तो ये भी क्या है आपके लिए? अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अपॉर्चुनिटी है कि कस्टमर पावर जो है वो क्या है? लो है। भाई इतनी फीस है, पढ़ना तो पढ़, नहीं तो जा। हाँ, आपके अभी
इस सेमेस्टर के पेपर हुए नहीं, 3 माह पहले ही अर्ली एनरोलमेंट स्टार्ट होगी, भैया एनरोलमेंट करवानी है तो आजा पैसे लेके, वरना सीट नहीं मिलनी। अभी पेपर नहीं हुए, बैचेस नेक्स्ट सेमेस्टर के पहले ही फुल हुए मैं। क्यों? कस्टमर बार्गेनिंग पावर क्या है? लो है। कंपैटिटिव राइवरी स्ट्रॉन्ग है या वीक है? मार्केट में देखा जाए तो अदर कंपैटिटर्स कौन है? पैक है, स्कैन्स है, कैप्स है, सीएफई है। कैप्स सीएफई ना होने के बराबर। अदर 2 मेजर कंपैटिटर हैं, एक स्कैन्स है और एक पैक है। मीन 3 बड़े कॉलेजेस हैं। इनमें फर्स्ट पोजीशन पे पैक है, सेकंड पोजीशन पे राइज है, थर्ड स्टूडेंट पोजीशन पे स्कैन्स है। मार्केट में सेकंड पोजीशन है। जो फर्स्ट पोजीशन वाला है उसको बने 30 साल हो गए। जो थर्ड पोजीशन वाला है उसको बने 20 साल हो गए। और जो सेकंड पोजीशन पे है इसको अभी जुमा 6 साल हुए हैं बने। मीन कम टेन्योर में सेकंड पोजीशन पे आ जाना। तो कंपैटिटिव राइवरी स्ट्रांग है या वीक है? वीक है। कंपटीशन को आप प्रॉपर्ली डील कर रहे हो। कंपैटिटिव राइवरी वीक है। नंबर ऑफ कंपैटिटर्स भी क्या हैं? कम हैं। और कम होने के बावजूद आप लीडिंग इंस्टीट्यूट हो। इनफैक्ट अगर देखा जाए इस वक्त राइज में जो एएफसी का स्टूडेंट है, इतनी इनटेक पाकिस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूट के पास इस वक्त नहीं है एएफसी की, जितना स्टूडेंट इस वक्त राइज में एएफसी का करंटली पढ़ रहा है। ना पैक के पास है, ना पाकिस्तान के किसी और इंस्टीट्यूट के पास है। तो उसकी बेस पर कंपटीशन क्या है? वीक है। नंबर ऑफ कंपैटिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगेंस्ट कंपैटिटर आपकी पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपैटिटिव राइवरी क्या है? वीक है। अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है? अपॉर्चुनिटी है कि आप कंपटीशन को प्रॉपर्ली डील कर रहे हो और इसे अपनी पोजीशन को और ज़्यादा आप क्या कर रहे हो? स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। एक कॉलेज की और स्ट्रेंथ है, और वो स्ट्रेंथ क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल डाटा। एक होता है प्रॉफिट, एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट, एक होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो स्ट्रेंथ क्या है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। किसकी बेस पर? कस्टमर की बेस पर। कस्टमर जो है वो बहुत ज्यादा है आपके पास, कस्टमर बहुत ज्यादा है, तो उसकी बेस पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में है। सो ओवरऑल पोजीशन स्ट्रांग है या वीक है? ये स्ट्रेंथ हैं, ये अपॉर्चुनिटीज हैं, थ्रेट्स ना होने के बराबर। इकॉनमी इतना भी कोई इफेक्ट नहीं कर रही। क्या ख्याल है? कोरोना रिसेशन होने के बावजूद स्टूडेंट बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या इकॉनमी इफेक्ट कर रही है? आई कैप कभी भी नहीं देखेगा। वो जब देखेगा इतना स्टूडेंट ये मुझे दे रहे हैं तो इनकी बातें मानना पड़ेंगी उसे भी। क्या ख्याल है? सप्लायर पावर, बस पैसा देना है आपने, सप्लायर कहीं नहीं जाता। हाँ, सब नोटों की गेम है, चौक शौक कुछ नहीं होता, सब नोटों की गेम है। जहाँ से नोट ज़्यादा मिलेंगे लोग वहाँ पे मूव हो जाएंगे, जहाँ से नोट मिलना कम हो जाएंगे लोग वहाँ पे नहीं रहेंगे। सिंपल सी बात है। सो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्ट्रेंथ हैं, वीकनेसेस। कौन सी बहुत बड़ी वीकनेस है? कौन सी बहुत बड़ी वीकनेस है? बिल्डिंग छोड़ो, आपको क्लासरूम में बैठने के लिए जगह अच्छी मिल रही है तो बाकी बिल्डिंग आपने सर में मारनी है। बस आओ पढ़ो और जाओ। लाइब्रेरी नहीं है, आई कैप लाइब्रेरी ये लिबर्टी में बनी है, वहाँ पे चले जाओ, ठोकर पे चले जाओ। साथ आपके हॉस्टल है, वहाँ पे रूम में जाके बैठ के पढ़ लो। चल लाइब्रेरी अब बन रही है, करते हैं, उसकी कोशिश कर रहे हैं। सो एक बहुत बड़ी वीकनेस लाइब्रेरी है। मैनेजमेंट इंप्रूव हो रही है, मैनेजमेंट इंप्रूव हो रही है, वह वीकनेस नहीं रहेगी, वो बेहतरी की तरफ आ रही है। सो पोजीशन ओवरऑल स्ट्रांग है या वीक है? स्ट्रांग है। ये चीज जो है ना सारी चीजों को ही पीछे छोड़ जाती है। मेन मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाना। और प्रॉफिट नहीं, जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो तो फिर कोई चीज भी नजर नहीं आ रही होती। और यही रीजन थी जो पीछे नजर नहीं आ रही थी वीकनेसेस, तो अब हाईलाइट हुई हैं तो नजर आना शुरू हुई हैं, तब उनमें बेहतरी लाना भी शुरू हो गए हैं, चीजें इंप्रूव होना शुरू हो गई हैं।
वो कुछ क्वेश्चन बैंक था हमारे पास, है ऐसी की बात? कुछ लोगों के पास है ही नहीं। कितने लोगों के पास वो क्वेश्चन बैंक नहीं है? वाह, क्या वजह क्या बनी? रात को पढ़ते रहे तो तकिए के नीचे रह गया? हाँ, वो दूसरे बैग में होता है, वो बैग घर पे रह गया, और अभी तक लिया ही नहीं, लिया नहीं। हाँ, टीचर ने भी काली तो रखवाया अभी तक। हाँ, इसी मेरा है ना, मेरा ऊपर नाम लिखा हुआ है, तो अपना लेके आया करो ना जी। इस क्वेश्चन बैंक में अगर हम आए, इस क्वेश्चन बैंक में तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, part A of the question, perform SWOT analysis for ES। SWOT analysis आपने ES पे परफॉर्म करना है, मीन आइडेंटिफाई करनी है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। क्या कहता है? ईट स्मार्ट ES अ फैमिली ऑन्ड बिजनेस इज बीइंग मैनेज्ड बाय मिस्टर एंड मिसिज खान। गुड लक एवरीबॉडी, जरा खुद से ट्राई करें पहले, फिर हम डिस्कस करते हैं। देखें क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या वीकनेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या थ्रेट्स हैं। किधर गई मेरी कॉपी? आपके पास? अच्छा, कुछ गरीबों में बांट दिया। एक कॉपी तो भाई जी। ईट स्मार्ट अ फैमिली ऑन बिजनेस इज बीइंग मैनेज्ड बाय मिस्टर एंड मिसिज खान। ES has been enjoying a high profit and strong client base and is highly regarded for its premium quality diet food, energy drinks and low carb salads। तो स्ट्रेंथ है, एक तो कंपनी हाई प्रॉफिटेबिलिटी में चल रही है, क्लाइंट बेस आपका अच्छा है, तो ये स्ट्रेंथ है जो ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प दे रही है। और दूसरा, कंपनी प्रीमियम क्वालिटी जो है वो डाइट फूड प्रोवाइड कर रही है, तो ये क्वालिटी की बेस पर भी कस्टमर को रिटेन रखने में, ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प मिलेगी। तो दो स्ट्रेंथ है। The food is prepared under the supervision of Mrs. Khan, a foreign qualified nutritionist who has hired a team of qualified staff having sound knowledge and experience। तो ये भी स्ट्रेंथ है कि अंडर क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो फूड प्रिपेयर हो रहा है, तो क्वालिटी बैलेंस जो है वो रखते हुए ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प मिलेगी। Mr. Khan is a marketing graduate and looks after the supply chain activities, i.e. from ordering and safe storage of ingredients to dealing with customer complaints and encourage feedback।
तो कंपनी कस्टमर कंप्लेंट्स को, फीडबैक को फोकस कर रही है। क्यों? मार्केटिंग जो है वो ग्रेजुएट है ऑनर, तो ये भी कस्टमर कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करते हुए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज करते हुए ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी। सभी तक स्ट्रेंथ 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 ही हमें 4 मिली हैं। At present, ES is offering a takeaway and delivery service. Dine-in service is not being offered. Due to the fact that Mr. and Mrs. Khan have been busy in managing routine work. तो weakness है कि आप dine-in services नहीं दे रहे, तो dine-in customer lose होगा towards competitor, जिससे आपका revenue affect हो सकता है। ES relies on word of mouth and social media pages for promoting the business. ES relies on word of mouth and social media pages for promoting the business. So social media को आप यूज करके बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो। वर्ड ऑफ माउथ में लोग एक दूसरे को रिकमेंडेशन देते हैं, जिसकी बेस पर आपके पास कस्टमर आ रहा है, तो ये तो अच्छी चीज है। क्या ख्याल है? ये तो स्ट्रेंथ है कि आप सोशल मीडिया को यूज कर रहे हो, और सारी दुनिया फंसी कहाँ पे हुई है अब? सोशल मीडिया में। तो इससे कस्टमर को अट्रैक्ट करने में हेल्प मिलेगी आपको। क्या ख्याल है? बी फिट नहीं सॉरी गिवन द लो सेटअप कॉस्ट एंड ग्रोइंग डिमांड फॉर हेल्दी फूड, नंबर ऑफ न्यू ऑनलाइन बिजनेस हैव एंटर्ड इनटू द मार्केट। थ्रेट है कि कंपैटिटर्स एंटर हो रहे हैं, तो इससे आपका कस्टमर लूज हो सकता है। Some restaurants have also started to offer separate diet food menu. कुछ ने separate diet food menu भी देना शुरू कर दिया है। मीन आपके एक तरह के सब्स्टिट्यूट आना शुरू हो गए हैं, तो ये भी कस्टमर को मूव करते हुए पोजीशन को वीक कर सकता है। BeFit, a chain of center, has approached ES to partner with them in preparing diet plans and meals for its members. कि हमारे पास जो लोग जिम करने आते हैं, तो उनको डाइट का जो गाइडेंस है वो आप दोगे, या आप उनकी डाइट के फूड जो है वो प्रिपेयर करके भी दोगे। तो अपॉर्चुनिटी है जो कस्टमर कैप्चर करने में, रेवेन्यू इंक्रीज करने में हेल्प दे सकती है। पार्टनरिंग विद BF वुड मीन हायरिंग ऑफ एडिशनल स्टाफ एट वेरियस लेवल ऑफ ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट। तो नहीं, ये वही बात ही अपॉर्चुनिटी है कि उनके साथ हमें जाने से हाँ हमें थोड़े से अपने ऑपरेशन मैनेजमेंट भी ठीक करने का मौका मिल रहा है। सो स्ट्रेंथ थी 3-4 हमारे पास, एक वीकनेस थी हमारे पास, और हमारे पास थ्रेट था एक नए कंपैटिटर ऑनलाइन का आना, और एक अपॉर्चुनिटी है BeFit। बाकी चीज़ें क्या हैं नेक्स्ट क्लास में देखें।